तो चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में उतरते हैं। जरा उस खौफनाक रात की कल्पना कीजिए। साल था 1983 और जगह थी राजस्थान का एक बेहद ही शांत सा गांव। रात का समय है, सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा है, लेकिन अगली सुबह गांव वालों को पता चलता है कि 3 लोग रातों रात गायब हो गए हैं। कोई सुराग नहीं, हाथापाई का कोई निशान नहीं, पीछे छूटे तो बस 3 खुले हुए दरवाजे। और यकीन मानिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा खौफनाक सच है जो आज भी उस इलाके के लोगों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता है। ये जो नंबर 3 है ना, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा और डरावना राज छुपा है। इसी सच्ची घटना की नींव पर खड़ी है वो पटकथा जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। इसका नाम है आवाज। ये एक ऐसा हॉरर थ्रिलर है जो 1980 के दशक की उसी खौफनाक घटना पर आधारित है जिसे भारत के ग्रामीण इलाकों में आज भी दबी जुबान में काला बुलावा कहा जाता है। ये कहानी सिर्फ आपको डराने के लिए नहीं लिखी गई है, बल्कि ये मनोवैज्ञानिक डर का एक ऐसा जाल बुनती है ना, जिससे बाहर निकलना सच कहूं तो नामुमकिन सा लगता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये काला बुलावा है क्या भला। देखिए, ये कोई आम भूत या प्रेत नहीं है। ये ग्रामीण लोक कथाओं का एक ऐसा डरावना साया है जो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी पर सीधा वार करता है, और वो कमजोरी है हमारी भावनाएं। ये अपने शिकार को रात के अंधेरे में उस आवाज में पुकारता है जिस पर वो इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है, उसके अपने किसी मृत प्रियजन की आवाज। पटकथा इसी खौफनाक अवधारणा को पकड़कर शुरू से ही एक ऐसा घुटन भरा माहौल तैयार कर देती है जहां आपको हर आहट, हर आवाज पर शक होने लगता है। कहानी की शुरुआत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हमारा मुख्य पात्र है राघव, 30 साल का एक पढ़ा लिखा शहरी लेखक जो गांव के एक पुराने सूने घर में ठहरा हुआ है। आधी रात का सन्नाटा है, झिंगुरों की आवाज गूंज रही है और वो लालटेन की पीली रोशनी में अपनी डायरी लिख रहा है। तभी अचानक उस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई दूर से एक धीमी सी आवाज आती है, राघव, ओ राघव। मतलब सोचिए, एक बेहद ही शांत और साधारण सा पल 1 सेकंड में कितनी अजीब सी बेचैनी में बदल जाता है। अब यहाँ राघव का जो रिएक्शन है ना, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा शायद हम और आप करते। वो तुरंत इस घटना को तर्क की कसौटी पर कसता है और कहता है कि थकान की वजह से वहम हो रहा है। और ये चीज बड़ी शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे एक आधुनिक पढ़ा लिखा इंसान अनजान चीजों को विज्ञान और तर्क से तौलने की कोशिश करता है। पटकथा बड़ी चालाकी से हमें राघव के साथ जोड़ देती है। हमें भी एक पल को लगता है कि हाँ यार, हवा की आवाज होगी या बस थकान का नतीजा है। लेकिन असली डर तो तब शुरू होता है ना, जब आपका सारा तर्क काम करना बंद कर दे। क्योंकि इसके बाद जो डर का मीटर ऊपर जाता है वो रुकने का नाम नहीं लेता। अगले ही दृश्य में राघव के तर्कों की दीवारें भर भराकर गिरने लगती हैं। पहले तो भारी लकड़ी के दरवाजे पर जोर से 3 दस्तक होती हैं। खट खट खट। वो उठकर दरवाजा खोलता है, लेकिन बाहर क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ एक खाली अंधेरी पगडंडी। और फिर आता है सबसे डरावना पल। जैसे ही वो मुड़कर दरवाजा बंद करने लगता है, बिल्कुल उसके कान के पास एक फुसफुसाहट होती है, राघव बाहर आओ। और ये आवाज किसी अजनबी की नहीं, उसकी अपने मृत मां की है, जिनका सालों पहले देहांत हो चुका था। अब बताइए, यहां कौन सा विज्ञान काम आएगा? इस बिंदु पर आकर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प वैचारिक टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है हमारा 30 साल का राघव, जो अपने उसी शहर के अंधेपन का शिकार है। वो अपनी आंखों देखी और कानों सुनी बात को भी अंधविश्वास मानकर नकार रहा है। और दूसरी तरफ हैं 60 साल की काकी, जो गांव की उस प्राचीन समझ का प्रतीक हैं जिसे शहर वाले अक्सर मजाक में उड़ा देते हैं। उनका साफ मानना है कि शहर की पढ़ाई ने राघव को अंधा कर दिया है और कुछ प्राचीन श्राप और बलाएं इस गांव में आज भी जिंदा हैं। और इसी टकराव के बीच अगले दिन एक घबराया हुआ राघव जब काकी के पास पहुंचता है, तो काकी उसे बचने के कुछ बेहद सख्त और खौफनाक नियम बताती हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये नियम ही इस पूरी कहानी की जान है। काकी का चेहरा सफेद पड़ चुका है और वो राघव का हाथ पकड़कर सख्त चेतावनी देती हैं। नियम बहुत साफ है, वो चीज किसी को भी 3 बार से ज्यादा नहीं पुकार सकती। अगर कोई तीसरी आवाज तक बाहर गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए चाहे जो हो जाए, पहली, दूसरी और तीसरी पुकार का जवाब नहीं देना है। दरवाजा केवल और केवल चौथी बार पुकारे जाने पर ही खोलना है। ये नियम इतने स्पष्ट हैं कि आपके दिमाग में एकदम छप जाते हैं। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे घुटन भरे और चरम बिंदु पर। रात का समय है, बाहर जोरदार बारिश हो रही है और राघव अपने कमरे में पूरी तरह बंद है। काकी के बताए हुए वो सारे नियम उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे हैं।
पूरा माहौल इतना तनावपूर्ण है कि आप स्क्रीन के इस पार बैठकर वो घबराहट महसूस कर सकते हैं। खिड़की के पास एक साया उभरता है। राघव की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बस शुरू ही होने वाली है। और तभी आती है पहली आवाज, बेटा दरवाजा खोल, बाहर बहुत ठंड है। अब आप खुद सोचिए, ये कोई साधारण डराने वाली आवाज नहीं है। वो साया सीधे राघव की भावनाओं से खेल रहा है। वो बिल्कुल हूबहू उसकी माँ की आवाज निकाल रहा है और ऐसी बात कह रहा है जो सच में एक माँ ही अपने बेटे से कहेगी। ये एक भयानक मानसिक प्रताड़ना है, लेकिन राघव नियम याद रखता है, चादर कस के पकड़ लेता है और खुद को रोक लेता है। फिर आती है दूसरी पुकार। इस बार आवाज में एक अजीब सा दर्द है, एक शिकायत है। अपनी माँ को अंदर नहीं बुलाएगा। और पटकथा यहाँ एक बहुत ही खौफनाक कदम आगे बढ़ाती है। डर सिर्फ आवाज तक सीमित नहीं है। बंद दरवाजे के पीछे से राघव को अचानक अपनी माँ की खुशबू तक महसूस होने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो लगभग टूट चुका है, उठने ही वाला होता है, लेकिन फिर उसे काकी की वो गंभीर चेतावनी याद आती है और वो अपनी जगह से नहीं हिलता। इन आवाजों के बीच तनाव अपने चरम पर है और फिर अचानक कड़क बादलों की एक कान फोड़ देने वाली गरज और भारी बारिश का शोर होता है। अब पहली नजर में तो ये सिर्फ माहौल को और डरावना बनाने के लिए लगता है ना, लेकिन रुकिए, ये कहानी का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसका असली मतलब हमें कुछ ही पलों में समझ आने वाला है। क्योंकि उस जोरदार गरज के ठीक बाद आती है तीसरी आवाज, और ये आवाज अब शांत या भावुक बिल्कुल नहीं है। ये एक दर्दनाक चीख है, राघव मैं मर रही हूं यहां। अब बताइए, कौन सा बेटा अपनी मां को इस तरह तड़पते हुए सुनकर चुप रह सकता है? ये राघव के धैर्य और उसके तार्किक दिमाग की आखिरी और सबसे मुश्किल परीक्षा है। वो चीखने ही वाला होता है कि तभी अचानक सब शांत हो जाता है। एकदम सन्नाटा, केवल बारिश की आवाज। और उस खौफनाक सन्नाटे के बाद एक बेहद ही शांत, सौम्य और जानी पहचानी आवाज आती है। देखो, चौथी बार बुलाया है मैंने, अब तो खतरा टल गया। इस आवाज का लहजा ही इतना सुकून भरा है कि किसी के भी मन से सारा डर एकदम गायब हो जाए। राघव को भी लगता है कि बस उसने वो तीनों खतरनाक पुकारें पार कर ली हैं। एक झूठा सा सुकून उसे घेर लेता है। नियम के अनुसार अब वो पूरी तरह सुरक्षित है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या राघव ने वो दरवाजा खोला? नियम बिल्कुल साफ थे, चौथी आवाज पर ही दरवाजा खोलना है। राघव ने खुद गिनती की है, आवाज खुद कह रही है कि ये चौथी पुकार है। क्या उस भारी लकड़ी के दरवाजे की कुंडी खुली होगी? हाँ, बिल्कुल खुली। राघव के चेहरे पर एक गहरा सुकून आ जाता है। उसे 100% यकीन है कि उसने उस प्राचीन बला को हरा दिया है। उसने काकी के नियमों का पालन करके मौत को चकमा दे दिया है। वो मुस्कुराता है, कुंडी खोलता है और पूरी श्रद्धा से कहता है, माँ। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी गलती थी। क्योंकि दरवाजा खुलते ही राघव की मुस्कुराहट गायब हो जाती है और उसकी दुनिया वहीं खत्म हो जाती है। सामने कोई मां नहीं थी, बल्कि वहां खड़ा था एक गहरा काले धुएं जैसा आकारहीन साया, जिसकी आंखें धधकते हुए कोयले की तरह लाल थीं। राघव का सारा आधुनिक तर्क, उसका शहर का ज्ञान, सब कुछ उस एक पल में राख हो जाता है। और तब वो साया अपनी एक विकृत डरावनी आवाज में बोलता है और कहानी का सबसे बड़ा और खौफनाक राज खुलता है। बेवकूफ, गिनती भूल गए। मैंने तीसरी बार ही तो बुलाया था। बीच में तो सिर्फ बारिश की गड़गड़ाहट थी। याद है आपको वो बादलों की जोरदार गरज? वो कोई इत्तेफाक नहीं था, वो एक धोखा था। उस गरज ने बाहर पसरे खाली सन्नाटे को छुपा लिया था ताकि राघव गिनती भूल जाए। साय ने कभी चौथी बार पुकारा ही नहीं था। उस साय ने नियमों को नहीं तोड़ा, बल्कि उसने अपने शिकार को उसी के नियमों के जाल में फंसाकर मार दिया। इसके बाद सिर्फ राघव की एक चीख गूंजती है और फिर वही सन्नाटा। और यह कहानी अपने अंत में हमें वापस उसी खौफनाक हकीकत पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से हमने बात शुरू की थी। 1983 राजस्थान का वो गांव, एक ही रात में गायब हुए वो 3 युवक, वो 3 खुले दरवाजे और इंसान कभी नहीं मिले। तो क्या उन तीनों युवकों ने भी राघव की तरह ही गिनती में गलती कर दी थी? क्या वो भी किसी काले बुलावे के ऐसे ही भ्रम का शिकार हुए थे? अगली बार जब रात के अंधेरे में कोई जानी पहचानी आवाज आपको पुकारे, तो क्या आप वो दरवाजा खोलने की हिम्मत करेंगे?